हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। एक छोटा सा मैसेज ये है कि बच्चा की ये चैप्टर हम एनसीईआरटी और एसचन दोनों से मिल करके पढ़ेंगे, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन, इवन इंट्रोडक्शन भी जो स्टार्ट में दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जैसा कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चैप्टर की जो स्टार्ट है वो सबसे पहले क्वेश्चन से होता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया। जब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा अपने आप में कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड। क्या क्राइटेरिया है बेसिकली, अगर हम आपसे पूछे कि क्या वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है, कोई चीज डेड है। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज डेड। तो एनसीईआरटी ने इसका आंसर यानी कि क्राइटेरिया ऑफ लिविंग और लाइफ किसको माना है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को। किसको माना बेटा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को, या सिंपली हम बोले तो मूवमेंट्स को। अब ये मूवमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सेल्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तमाम तरह के मूवमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वो उसका मूवमेंट ब्लड में होता है, ब्लड से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये अपने आप में एक मूवमेंट है। फूड का फॉर्मेशन प्लांट में लीव्स में होता है, वो फूड मॉलिक्यूल पूरे बॉडी में, फिर प्लांट की बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और वैसे भी आप बोल सकते हो। आम भाषा में अगर पूछ बोलोगे कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, तो सिंपली हम बोल देते हैं वो सांस ले रहा है, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट टेक्निकली अगर देखा जाए या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो आपको आंसर करना है अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड, तो आप बताओगे मूवमेंट। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तमाम तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का मूवमेंट है, फूड का मूवमेंट है। आप देखोगे कि ऑक्सीजन और फूड एक जगह पे हम रखे नहीं रहते, वो एक जगह पहुंचते हैं, फिर वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट है, या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, वो मूवमेंट्स जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को हम देख नहीं सकते। आपको सबको पता है कि हमारा जो सेल है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारा सेल भी तमाम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। फॉर एग्जांपल, हमारी सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हमारे लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनी है। हमारे तमाम सेल ऑर्गेनेलीज में भी तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेलीज भी कैपेबल हैं तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, वो प्रोटीन बना फॉर्मेशन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को अपने तक ही रखता है? नहीं, उसका मूवमेंट वो गोल्गी बॉडी तक करता है। फिर गोल्गी बॉडी डिसाइड करती है कि उस प्रोटीन का क्या करना है, उसको सेल के अंदर रखना है या सेल के बाहर भेजना है। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या तमाम तरह के मूवमेंट्स होते हुए देखे जा सकते हैं, या उनके एग्जांपल्स हैं। और मूवमेंट्स हैं जिन जिन मूवमेंट्स को हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट्स में आप देखोगे कि लीफ बढ़ रही है, बढ़ते हुए तो नहीं दिखाई दे सकती, बट उसके साइज बढ़ा हुआ बढ़ता दिखता है। रूट्स का मूवमेंट, रूट्स भी अपनी जगह से एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। फ्लावर्स आपने देखा होगा कि सनफ्लावर वगैरह सन के डायरेक्शन में जिधर जिधर जाता है, यानी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। हम एनिमल्स में तो बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। हम बोल रहे हैं, ये भी एक तरह का मूवमेंट है, हमारा मुंह चल रहा है, ये भी एक मूवमेंट है। अगर हम लोकोमोशन कर रहे हैं तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर करना है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है, तो आप बोलोगे मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। तो मूवमेंट बोलेंगे, और उसमें एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट को भी आप कंसिडर करोगे कि ऐसे मूवमेंट्स जो दिखाई नहीं देते, जो बहुत स्मॉल स्केल पे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट है, बेसिकली उनको आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बोल सकते हो। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में तमाम तरह के प्रोडक्ट्स का मूवमेंट हो सकता है, जो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एनसीईआरटी बताना चाहती। ठीक है।
नेक्स्ट बेटा, अगर आप एनसीईआरटी को आप कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे कि उसने लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन कर रखा है। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दैट मीन्स अगर क्या वो सिर्फ यूनिसेलुलर है या फिर वो उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है, मीन किसी भी लेवल का मॉलिक्यूल, किसी भी लेवल का ऑर्गेनिज्म हो, तो हम देखते हैं कि उनमें कुछ ऐसे बेसिक प्रोसेसेस, उनमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनिज्म के लिए या उस सेल के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ का मतलब होता है लिविंग, प्रोसेसेस का मतलब आप जानते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए यानी कि उसको जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, तो हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्रोसेसेस जो इम्पोर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस में आप देखोगे 4 मेन प्रोसेस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, आप इसको सर्कुलेशन भी बोल सकते हो, एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। जैसा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको पता है बेटा कि सेल से बना हुआ है और सेल्स तमाम तरह के मॉलिक्यूल से बने हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, ये बनता और बिगड़ता रहता है। तो इसको मेंटेनेंस करना, इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस को पकड़ के हुए चलना है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये मेरे शब्द हैं, आपको उसमें मिल जाएंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ ऑब्वियसली, बट वो आपको जरूर मिलेगा। तो आप देखोगे कि मेंटेनेंस की बात क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए कुछ मेंटेनेंस प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। वो मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो आपसे एग्जाम में ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि वो मेंटेनेंस प्रोसेसेस कौन से हैं। तो आप उससे ये नहीं सोचिएगा कि कोई अलग प्रोसेस की बात कर रहा है, ये लाइफ प्रोसेस की ही बात कर रहा है। तो देयर आर 4 मेन प्रोसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। अब एक क्वेश्चन आता है जिसको जो हमारे बच्चे हैं जो 9th में पढ़ा रखा है कि क्या हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं, वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्या रिप्रोडक्शन, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसको हम लाइफ प्रोसेसेस में रख सकते हैं? तो आंसर होगा नो। आंसर क्या होगा बेटा? नो। इसका सिंपल सा रीजन क्या है? आप इसके लिए कोई भी गूगल पे जा सकते हो, आप कोई भी आंसर आप देख सकते हो, बट समझने की चीज ये है हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में रख क्यों नहीं सकते, इसको लाइफ प्रोसेस कंसिडर क्यों नहीं करते? तो उसका सिंपल सा रीजन बेटा ये है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिजम्स हो गए, क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या उनमें एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की? नहीं। जैसे बच्चे हो गए, क्या उनमें एबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की? नहीं। अगर एबिलिटी है भी तो भी अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे तो क्या वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे? तो इसका आंसर है डेफिनेटली सरवाइव करेंगे। रिप्रोडक्शन इसीलिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए वो जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वाई रिप्रोडक्शन इज, let me write for you, why reproduction is not essential for survival of an individual, but it is
very important या very necessary for the survival of for the existence of species. आपको स्पीशीज पता है, जैसे हम सब दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ह्यूमन बींग्स है, सॉरी, जो भी ह्यूमन बींग्स है, हम सब होमोसेपियंस हैं। हम सब क्या है बेटा? होमोसेपियंस। होमो जिसमें हमारा जीनस है और सेपियंस सेपियंस हमारी स्पीशीज है। आपको पता है हम एक स्पीशीज है, हम एक प्रजाति हैं। तो अगर सिर्फ हम होमोसेपियंस को कंसिडर करें, सिर्फ ह्यूमंस को कंसिडर करें, तो क्या रिप्रोडक्शन पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है? क्या पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है? तो आपका आंसर आपको लगेगा कभी तो सर ने बोला कि रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर मानव जाति के लिए क्यों? बट अगर आप इसके लॉजिक पे समझोगे, हमने उस टाइम पे सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की थी। हमने उस टाइम पे सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की थी। एक इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करे ना करे उसकी चॉइस है, या वो अगर नहीं भी करता है तो उससे उसके सर्वाइवल पे खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी वजह से, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई डिजीज अगर ऐसी आ जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको दे रहा हूँ, कि अगर ऐसा कुछ हो कि कोई एक स्पीशीज ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, कोई एक प्रजाति ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो उनके तो पूरे के पूरे अस्तित्व पे खतरा हो सकता है, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस पे खतरा हो सकता है। यानी कि अगर कोई स्पीशीज रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगी तो कुछ दिन में वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, कुछ वर्षों में वो या कुछ ईयर्स में वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, और कुछ वर्षों में वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, यस, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। If a species is failed to reproduce, then there will be a question on its existence, यानी उसके अस्तित्व पे ही सवाल उठ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग। रिप्रोडक्शन में भी आ सकता है और लाइफ प्रोसेस में भी इसको पूछा जा सकता है। नाउ हम फिर से अपने उन चारों लाइफ प्रोसेस को देखते हैं। हमारे जो ये लाइफ प्रोसेस है, ये 4 लाइफ प्रोसेस में अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म वो सिंगल सेल का हो यानी यूनिसेलुलर हो, या हमारी तरह ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, किसी भी फंक्शन को करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी या कोई बॉडी फंक्शन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी आती कैसे? ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो आप सब बोलोगे फूड से या न्यूट्रिएंट से। या बेटा किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट से। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस of taking nutrients or food and its utilization by body for life processes। यानी न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन वो डेफिनेशन बेटा आप किसी भी बुक से या जो नोट्स हम सेंड करते हैं उससे आपको मिल जाएगा। तो इतना डेफिनेशन में नहीं जाइए, बात समझने की कोशिश करिए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके सर्वाइवल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, या कोई भी सर्वाइवल नहीं, किसी भी काम को करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमें अगर हमारी बॉडी में ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तो जिंदा तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़े लोग बात होगी कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो बात देखा जाएगा। लेकिन हम क्या कोई काम कर पाएंगे? अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं करते तो आप कोई काम करने में मन लगता है? नहीं लगता। तो एक बहुत बेसिक सी चीज है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और एनर्जी हमें कैसे मिलता है? तो अगर एनर्जी का सोर्स क्या है तो वो होता है फूड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एनर्जी का सोर्स तो माइटोकॉन्ड्रिया है। एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया है। आप कहोगे हमने तो 9th में पढ़ रखा है कि अब तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, तो आपने सर पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों नहीं लिखा? लेकिन बेटा उसको वहां पे जो एनर्जी वहां रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया में, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है, वो रेस्पिरेशन करने के लिए आपको पता है ग्लूकोज चाहिए या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कैसे मिलेगा? तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें फूड से मिलेगा। यानी फूड या न्यूट्रिएंट्स क्या है? एनर्जी के सोर्स, ग्रोथ के सोर्स है, जिसको बॉडी यूज करती है। अब फूड के डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ रखे हैं।
कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ स्टोर्ड एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेनली आपने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, यही हमारा मेन फूड होता है, यही हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें मेनली क्या मिलती है? एनर्जी। कौन सी प्रोसेस से? रेस्पायरेशन प्रोसेस से। बट पहले हम न्यूट्रिशन को देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें उससे मिल सके। तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को भी हम बाद में देखेंगे। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म फूड का इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है या जो भी चीजें करता है, अब उस फूड से ये जरूरी है कि उस फूड में जो छुपी एनर्जी है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। क्या जरूरी है? कि जो फूड में जो एनर्जी छुपी हुई है हम उसको क्या कर सके बेटा? एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इस एक्सट्रैक्शन ऑफ फूड को यानी कि उस पे एनर्जी, सॉरी, इस एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इस एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? तो द सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पायरेशन। अब एनर्जी जरूरी थी, उसके लिए फूड ले लिया। एनर्जी क्यों जरूरी थी? एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो अब उस एनर्जी को लेना है, अब उस एनर्जी को निकालना है। उस एनर्जी को हमें उस फूड से, जो फूड में छुपी हुई है, जो उसके बॉन्ड्स में छुपी हुई है, जैसा हमने आपको 9th में डिस्कस कर रखा है कि ये सब जो एनर्जी है वो कहाँ छुपी रहती है? बॉन्ड में। बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये जो भी एनर्जी है बेटा, हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस नोन एज रेस्पायरेशन। आप सबको पता है रेस्पायरेशन जो होता है बेटा, रेस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। अभी जब हम एक एक करके एक एक टॉपिक पे आएंगे बेटा तो उसमें डिटेल में जाएंगे, बट अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो इसलिए रेस्पायरेशन में आप क्या समझ सकते हो? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज। लेट मी राइट फॉर यू। रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस, आप इसको केमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हो। Respiration is a process in which energy is released. Energy is released. हम बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बता रहे हैं। हमने कहीं पे ऑक्सीजन नहीं यूज किया, हमने कहीं पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं यूज किया या एयर नहीं यूज किया। इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। इसलिए हमने सिंपली लिख दिया कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज। क्योंकि आप जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो देखोगे कि दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, कम या ज्यादा बात की बात, बट एनर्जी तो रिलीज डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को सिंपली हम डिफाइन करेंगे, रेस्पिरेशन इज वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब एक चीज आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन के केस में एनसीईआरटी में, कि रेस्पिरेशन में आप देखोगे कि दो एक चीज बता रखी है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं। तो कभी हमने आपको बता रखा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे आपको याद होगा ऑयल रिग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी चीजें डिस्कस हुई थी 9th में। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। बेटा देखो एनसीईआरटी की लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, तो कहीं से भी उठा करके उसको पूछा जा सकता है। तो भैया जो भी पढ़ने वाला है आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़िए और आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस कहाँ होता है बेटा? रेस्पिरेशन में। और ये कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस है जो आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन हो गया या रेस्पिरेशन हो गया, ये दोनों केमिकल प्रोसेस है। इनमें तमाम चीजें प्रोड्यूस होंगी, कुछ चीजें रिलीज होंगी, ठीक है। अब आपको अगर पता हो कि न्यूट्रिशन के लिए जो होता है फूड चाहिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए लेट्स से ऑक्सीजन वगैरह भी रिक्वायरमेंट होता है, ग्लूकोज वगैरह भी रिक्वायरमेंट होता है, और उनको कहाँ चाहिए होता है? सेल में चाहिए होता है। उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? सेल में। तो अगेन हमारे पास एक और प्रोसेस आता है जिससे कि कुछ चीजें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कराई जाती है। तो रेस्पिरेशन के बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस बाय विच food, oxygen, water, and excretory product, and etc. things are moved or transported from one part of the body to other parts of the body। जैसे कि आपने बोला न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमें पता है कि हम खाना खाते हैं
तो कहाँ जाता है वो? स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है। तो क्या इंटेस्टाइन में हम उस फूड को रखे रहते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं। कहाँ जाता है फिर वो फूड? इंटेस्टाइन में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली, और डाइजेस्ट होने के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे पूरे बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को हमने लंग्स में भर लिया, तो क्या लंग्स में भर के हम गुब्बारे की तरह उड़ते रहते हैं? नहीं। ऐसा कुछ होता है? नहीं। सिलेंडर की तरह हमें हमारा यूज होता है? नहीं। हम उस ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को भी फिर से ब्लड में भेजा जाता है, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन? अभी तो हमने दो एग्जांपल दिए, दोनों एनिमल्स का दिया। क्या प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है? क्या बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है? हर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन होगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में अगर ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू उसके बॉडी में एंटर करता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, सेल वॉल वगैरह को क्रॉस करते हुए, तो ये ऑक्सीजन जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ जरूर जाएगा। या कोई फूड पार्टिकल बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है, या कुछ भी चीज़ें बॉडी में एंटर करती हैं, तो क्या वो जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ नहीं मूव करेंगी? डेफिनेटली मूव करेंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ मूवमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्लांट्स में भी आप एग्जांपल ले सकते हो, प्लांट्स में भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि कुछ चीज़ें मूव करती हैं, जैसे वाटर का मूवमेंट होता है रूट्स के थ्रू, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, और हम जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इस तरह के कुछ ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस, फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी आपने पढ़ रखा है। अच्छा बेटा, एक चीज़ और हमने मिस कर दी, वायरस के बारे में। वायरस हमने आपको बता रखा है, वायरस आर नाइदर लिविंग viruses are neither living nor नॉन लिविंग। ठीक है, वायरस के साथ बड़ी अजीब सी बात है, वो लिविंग भी नहीं होते कहलाते, नॉन लिविंग भी नहीं कहलाते। डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, या लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, या लिविंग बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाते हैं, सेल के बेसिकली, तो वो एक लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। अदरवाइज वायरस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन आप नहीं देखोगे। दैट मीन्स कि वायरस के अंदर आपको मॉलिक्यूलर मूवमेंट तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कि वो किसी न किसी लिविंग सेल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट या जुड़ नहीं जाता। ये लाइन भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट हमने मिस कर दिया था। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। अच्छा, ये तमाम जो भी आपने देखे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम जो प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, क्या इनके बाई प्रोडक्ट बनते हैं? यस, डेफिनेटली बनते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन में तमाम ऐसे भी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में एंटर करेंगे बाय द प्रोसेस न्यूट्रिशन, या बाय द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, जो हमारे काम के नहीं होंगे, या जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, या जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होंगे। तो फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का हम क्या करेंगे? तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनको आप वेस्ट बोल सकते हो, यूजलेस बोल सकते हो। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी आप बोल सकते हो। या जो मेटाबॉलिक का मतलब आपको याद होगा कि हमने बताया था, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सेल। तो मेटाबॉलिज्म वो सारे केमिकल रिएक्शंस को कह सकते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसका जो भी प्रोडक्ट है जो अगर यूजफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए, तो वो वेस्ट होगा, यूजलेस होगा। रेस्पिरेशन में भी आपने पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हम रिलीज क्यों कर रहे हैं CO2 को? क्योंकि इट इज नॉट यूजफुल इन आवर बॉडी, वो वेस्ट है। वो क्या है बेटा? वेस्ट है। प्लांट ऑक्सीजन को क्यों रिलीज करते हैं? सॉरी, फोटोसिंथेसिस में प्लांट आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक्सेस है और उसकी बॉडी में उस ऑक्सीजन का एज सच बहुत ज्यादा यूज नहीं है, या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए जो ज्यादा है ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो वो कहता है चलो भाई ले लो, चलो भाई दुनिया पर मैं कल्याण करता हूँ, तो मैं दुनिया को ऑक्सीजन देता हूँ। तो कोई भी चीज, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट से घबराइए नहीं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ कोई प्रोडक्ट अगर बॉडी में ज्यादा है या यूजलेस है, तो उसको बॉडी से रिमूव किया जाएगा। तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडी से
वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन हर ऑर्गेनिज्म करता है, अमीबा भी करता है, बैक्टीरिया भी करता है, ह्यूमंस भी करते हैं। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बेटा वो यूरिया होता है। ह्यूमन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, जो बनता कहाँ है, लिवर में। बट इसको फिल्टर करके निकालता कौन है, बाय द प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन करके रिमूव कौन करता है, तो आप बोलोगे इसको कौन करेगा, किडनी करेगा। क्या प्लांट के कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप देखोगे डेफिनेटली प्लांट्स के भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन भी हो जाता है, CO2 भी हो जाता है। हमारा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में CO2 भी हो सकता है। यूरिया हमारा चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये 4 मेन प्रोसेस हैं जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप एक्सक्रीशन को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ने लगेगी और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स भी राइज होने लगेंगी, जिससे कि सर्वाइवल में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आई होप वीडियो सबको पसंद आएगा। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का। अगर कोई कमी हो या कुछ नहीं समझ में आया हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।